सो हेलो यार दोस्तों, होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक अगेन टू द पिलर्स। और जैसे कि मेरे फर्स्ट लेक्चर में, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। और फर्स्ट लेक्चर जो है वो तो आपने देख लिया होगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो क्या होता है, ठीक है। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है उसको हमने देखा था कि क्या कुछ होता है, उसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या होता था और क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गई, ठीक है। तो यार आज हम पढ़ेंगे वेरियस थ्योरीज ऑन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो कर्व है, जो कर्व होता है उसका, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज जो है, और यू कैन से दैट दीज आर द अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन और द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो यार उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे थ्योरीज दिए गए थे, ठीक है ना। तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो जो जो थ्योरीज हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, विंग्स रेडिएशन लॉ हो गया या फिर रिलेजन लॉ हो गया, तो इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पर्टिकुलरली इन दो लॉस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो, पहली बात तो यह है कि फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो ये लेक्चर जो है आपको उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम टोटली उस कर्व के बारे में ही बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यार आप जाके पहले, अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो फर्स्ट लेक्चर देख लो, उसके बाद ये सेकंड लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो लेट मी राइट फर्स्ट थ्योरीज ऑन ब्लैक बॉडी रेडिएशन और theories, okay, theories of on black body radiation, black body radiation, ठीक है। तो क्या क्या थ्योरीज थे यार, वो भी मैं थोड़ा लिख देता हूं यहाँ पे। जो हम पढ़ने वाले हैं वो है विन्स रेडिएशन लॉ या फिर विन्स लॉ बोल सकते हो। तो इससे पहले देखो, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में हमने पढ़ा है इन आवर प्रीवियस लेक्चर। तो वहां पे और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, दीज टू आर डिफरेंट, ओके ना। ये अलग अलग लॉज है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट लॉ, विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो रेडिएशन लॉ के साथ कुछ सेम नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात मैं कर रहा हूं तो फिर से मैं बता देना चाहता हूं, हमारा जो ब्लैक बॉडी का जो कर्व था, ठीक है, ये लैम्डा जो था क्या था, एनर्जी, एनर्जी और जो वेवलेंथ का जो ग्राफ था, ठीक है, वो कैसा था, कुछ इस तरह से था, ठीक है। अगर आपको याद होगा कुछ इस तरह से था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो ये T1 टेम्परेचर है, T2 है, T3 है। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या होता था, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज हो रहा था, ठीक है ना। वो तो हमने पहले से पढ़ चुका है। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, देखो, वेवलेंथ और टेम्परेचर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरह से हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। और जो लैम्डा टी था उसका वैल्यू कितना था, समथिंग 0.287, ठीक है, एम के, इतना ही कुछ था। और इसको ही हम बोलते थे क्या, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है, देखो यार, टेम्परेचर जब इंक्रीज हो रहा है ना, लैम्डा का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये शिफ्ट होता है टुवर्ड्स लेफ्ट। हमने उस वहां पे इस चीज के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा, समझा, ठीक है, समझे। तो ये था कॉन्सेप्ट। देखो, लैम्डा जो है वो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, मतलब टेम्परेचर जब इंक्रीज हो रहा है, लैम्डा जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट था इसका। तो दिस इज कॉल्ड द विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द विंस रेडिएशन लॉ, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसके लिए थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया। और ये होता है यार आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ। तो इसके बारे में ही बात करेंगे, ठीक है, कंप्लीटली। तो यार देखते रहना, और समझ में ना आए तो कमेंट करना। कहीं पे भी अगर समझ में ना आता है तो प्लीज कमेंट करना, मुझे बताना। और कैसे इंप्रूवमेंट कर सकता हूं मैं अपना लेक्चर, वो भी सजेस्ट करना, ठीक है। तो यार चलो बात करते हैं इसके बारे में। तो उससे पहले और एक जो और एक थ्योरी जो है या फिर लॉ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट, रिलीजन लॉ, ठीक है। तो इन दो लॉस के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक जो है, दिस टू लॉ, ठीक है, दीज आर द थ्योरीज अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो ये कुछ हद तक जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे, और उसके बाद जो है ये एक्सप्लेन करने में दीज लॉज आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, ओके। तो देखते हैं यार कि क्या कुछ एक्सप्लेन किए थे और क्या कुछ हुआ था। तो हमको ये क्यों चाहिए, क्यों विंस ने क्यों ये रेडिएशन लॉ दिया, ठीक है। रिले
एंड जेन ने मिलके, ठीक है, इन दोनों ने मिलके क्यों ये लॉज को जो है मतलब एक्सप्लेन किया, इसका बस एक ही मतलब मकसद था दैट हमारे पास क्या था, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे हमारे पास, जो कर्व आ रहा था ब्लैक बॉडी का, जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन था उसका क्या आ रहा था, रिजल्ट था हमारे पास, मतलब प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस थे, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए वी डोंट हैव ए मैथमेटिकल फॉर्मूला, सो फॉर दैट these two laws are given. ओके, इतना समझ में आ गया. so this is the thing. so let's talk about first the Wien's रेडिएशन लॉ. तो विंस रेडिएशन लॉ क्या होता है, या फिर विंस लॉ भी आप बोल सकते हो, ठीक है, विंस रेडिएशन लॉ, ठीक है ना. विंस रेडिएशन लॉ क्या होता है, तो यार देखो इन 1893, ठीक है, कब 1893, ठीक है, 1893 विंस जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक सेमी इंपेरिकल रिलेशन दिया इन बिटवीन द एनर्जी एंड वेवलेंथ, ठीक है, ई लैम्डा और लैम्डा, जो ये ई लैम्डा जो था, ठीक है, सेमी इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन ई लैम्डा एंड लैम्डा. यार अगर एक बात हाँ बोलना चाहता हूँ दैट अगर आपको नोट्स चाहिए ना इसका, तो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है ना. अगर नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो मेरे पास इसका पीडीएफ भी है, ठीक है, मेरा जो मैंने जब ग्रेजुएशन टाइम पे नोट्स था तो वो भी यहाँ पे कुछ अटैच हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन पर मैं डाल दूंगा, तो प्लीज मुझे बताना उसके बारे में, ठीक है ना. तो देखो ई लैम्डा और लैम्डा के बारे में एक रिलेशन दिया, और वो रिलेशन क्या होता है, वो एक्सप्लेन करता है कर्व को. जब हमारा लैम्डा में कुछ चेंजेस आते हैं तो एनर्जी में क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में दिया था, ठीक है. तो अगर मैं बात करूं, देखो अगर लैम्डा अगर चेंज हो रहा है, लैम्डा कुछ चेंज हो रहा है, जस्ट लाइक लैम्डा टू डी लैम्डा, ठीक है, तो डी लैम्डा चेंज हो रहा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डी लैम्डा, ठीक है. तो डी लैम्डा चेंज के लिए ये कैसे चेंज होगा, ये कितना होगा, एनर्जी कितना होगा, उसके बारे में उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया, और वो पूरा क्लासिकल मतलब क्लासिकल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है वो फॉर्मूला, ठीक है ना. तो वो फॉर्मूला जो था वो उन्होंने कहां से लाया था, वो लाए थे मैक्सवेल का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ था, ठीक है, मैंने मैक्सवेल का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्राफ था उनसे कंपेयर किए थे, किसको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ग्राफ को, और ये फॉर्मूला दिया था, ठीक है ना. तो डी लैम्डा में अगर चेंज आ रहा है वेवलेंथ, तो एनर्जी डेंसिटी का जो वैल्यू है वो कितना चेंज होगा, ये जो फॉर्मूला दिए थे विंस वो ये बताता है, ठीक है. और वो फॉर्मूला क्या था, ई लैम्डा, ठीक है, ई लैम्डा डी लैम्डा. तो जो एनर्जी है, एनर्जी का वैल्यू कितना होगा जब लैम्डा में डी लैम्डा का चेंज होता है, वो कितना होगा, ये कितना था, ये ए बाय कितना था, लैम्डा टू द पावर 5 फंक्शन ऑफ लैम्डा टी, ठीक है, ए बाय लैम्डा टू द पावर 5 फंक्शन ऑफ लैम्डा टी डी लैम्डा. तो वो जो फॉर्मूला था वो ये था, ठीक है. और ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन किसका किसका है, वेवलेंथ और टेम्परेचर का. यहाँ पे जो फंक्शन आप देख रहे हो ये फंक्शन किसका किसका है, वेवलेंथ का एंड टेम्परेचर का. और देखो ये फंक्शन का वैल्यू कितना होता है, फंक्शन का वैल्यू होता है, जो ये फंक्शन होता है लैम्डा टी, ये होता है e टू द पावर माइनस ए बाय लैम्डा टी, ठीक है, e टू द पावर माइनस ए बाय लैम्डा टी. तो आई होप यार ये समझ में आ गया होगा. और ये फॉर्मूला कहां से आया, फिर से मैं बताना चाहूंगा, मैक्सवेल का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्राफ है ना, मैक्सवेल ने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया था, ठीक है, तो वहां से ही ये आया है, समझ में आ गया ना. तो यहाँ पे अगर पुट कर दे हम ये जो फंक्शन का वैल्यू है, यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय लैम्डा टू द पावर 5 एंड दिस इज व्हाट, ई टू द पावर माइनस ए डिवाइडेड बाय लैम्डा टी, और यहाँ पे ए कांस्टेंट है, ठीक है, डी लैम्डा. सो दिस इज कॉल्ड द विंस रेडिएशन लॉ. इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहा जाता है क्या, विंस रेडिएशन लॉ. तो इसी को कहते हैं यार विंस रेडिएशन लॉ. तो ये किस हद तक काम दिया, मतलब क्या कुछ एक्सप्लेन किया, देखो मैं पहले उसके बाद यहाँ पे मैं अगर इसका ग्राफ को ड्रॉ करूं, तो ग्राफ जो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए कुछ इस तरह से था, ठीक है, देखो, ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है ग्राफ था, ठीक है, इधर उधर हो रहा होगा थोड़ा तो देख लेना, ठीक है. तो देखो कुछ इस तरह से जो है ग्राफ था. तो ये ग्राफ क्या करता था, जो ये जो फॉर्मूला दिए थे, ठीक है, जो फॉर्मूला विंस ने बताया, वो फॉर्मूला से क्या होता था, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं,
ग्राफ को एक्सप्लेन करता था, लेकिन फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ लैम्बडा। अगर स्मॉल वैल्यू ऑफ लैम्बडा की बात करें तो अगर लैम्बडा का वैल्यू स्मॉल है तो ये एक्सप्लेन अच्छे से करता था, ठीक है। जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हमारा एक्सपेरिमेंटल जो भी निकलता था, हमारा आउटपुट जितना भी निकलता था, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस जो थे, उसको लैम्बडा के कुछ स्मॉल वैल्यूज के लिए जो है ये परफेक्टली एक्सप्लेन करता था। ये फॉर्मूला, ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला दिए थे विंग्स, वो अच्छे से एक्सप्लेन करता था। लेकिन जब लैम्बडा का वैल्यू जो है इंक्रीज हो जा रहा था, ये फॉर्मूला वहां पे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ जो है मतलब मैच नहीं करता था, मतलब ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर पाता था, ठीक है। और यहाँ पे हम और एक चीज बोल सकते हैं, लैम्बडा की अगर बात कर रहे हैं, स्मॉल लैम्बडा का मतलब क्या होता है, हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हायर फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड था, ठीक है। कैसे? क्योंकि हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्बडा होता है, ठीक है ना। C इक्वल्स टू न्यू लैम्बडा होता है, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यार लैम्बडा अगर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर लैम्बडा कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ लैम्बडा या फिर स्मॉल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ और हायर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ लैम्बडा और हायर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए ये वैलिड था। तो इतना समझ में आ गया। सो दिस इज द विन्स रेडिएशन लॉ। तो विन्स रेडिएशन लॉ क्या होता है, अच्छे से आई होप आपको समझ में आ गया। एंड सेकेंड हम बात करेंगे रिलेजन लॉ क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी क्या था, एक अटेम्प्ट था टू एक्सप्लेन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो चलो यार इसको भी देखते हैं क्या था। लेट मी इरेज दिस, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है इसको ऐसे ही रहने दो, ओके। और ये फॉर्मूला जो है मैंने बताया था, इसको आपको याद करना पड़ेगा। और ये क्लासिकली मतलब ये जो डिराइव हुआ है, ये इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, क्लासिकल मैकेनिक्स से, कंप्लीटली क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड है। तो यार चलो बात करते हैं रिलेजन लॉ क्या था। सो यार लेट्स नाउ टॉक अबाउट द रिलेजन लॉ। तो रिलेजन लॉ जो है वो क्या कहता है उसके बारे में बात करेंगे, अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन और द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो रिले एंड जीन ये दोनों ने क्या कहा, क्या कॉन्सेप्ट दिया, उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट मी राइट डाउन फर्स्ट द रिलेजन लॉ, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये लॉ कैसे एक्सप्लेन किया, ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यार पहले तो है आपको जो डायग्राम है उसको समझना पड़ेगा कि कैसा है। तो वो डायग्राम को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। पहले ड्रॉ था फिर मैंने इरेज कर दिया, छोड़ो क्या ही बोले। तो देखो कुछ लैम्बडा के रिस्पेक्ट में अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे टेम्परेचर T1 T2 T3 दे दूं तो ये क्या होगा आपका लैम्बडा 1, ये क्या होगा लैम्बडा 2, ये क्या होगा लैम्बडा 3। तो यार इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना, ठीक है। लैम्बडा का वैल्यू जो है वो शिफ्ट होगा, ठीक है, लेफ्ट के साइड में शिफ्ट होगा। एंड इसको मान लो ले लेते हैं हम एनर्जी को यू लैम्बडा लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू लैम्बडा, ठीक है। और लैम्बडा 1 के लिए एनर्जी क्या लेंगे, लेट दिस इज व्हाट u lambda 1 and for lambda 2 this is u lambda 2 and for lambda 3 u lambda 3। तो यार यहाँ पे मैंने बताया कि lambda 1 lambda 2 एंड lambda 3 के रेस्पेक्टिव क्या एनर्जीज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये था ब्लैक बॉडी का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, ठीक है, या फिर बोल सकते हो कर्व। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया, तो इससे पहले मैं एक और बताना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट कि हम जैसे ही वेवलेंथ के लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं वैसे हम फ्रीक्वेंसी के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वी नो द रिलेशन C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्बडा। तो क्या होता है, न्यू जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्बडा के साथ। तो लैम्बडा अगर इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, लैम्बडा अगर डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। फ्रीक्वेंसी जो इंक्रीज होगा, तो अगर मैं एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, लैम्बडा एनर्जी इंक्रीज हो रहा है लेकिन विद डिक्रीज इन लैम्बडा। वेवलेंथ जब डिक्रीज हो रहा है तो एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, बट इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी एनर्जी ग्राफ,
अगर मैं ड्रॉ करूं फ्रीक्वेंसी के केस में, ठीक है, तो ये यू न्यू ले लो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के केस में, तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह से होगा, अरे सॉरी, ठीक है, तो ग्राफ जो है ना वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन एनर्जी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लेट दिस इज न्यू वन, न्यू टू, न्यू थ्री। आई होप यार आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज यू न्यू वन, यू न्यू टू एंड यू न्यू थ्री। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यू न्यू वन, यू न्यू टू एंड यू न्यू थ्री आर द एनर्जीज विथ रेस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसीज न्यू वन, न्यू टू एंड न्यू थ्री। इतना समझ में आ गया यार। तो यहाँ पे रिले और जिन ने क्या कहा, जो ब्लैक बॉडी था, ठीक है, जो ब्लैक बॉडी था, क्योंकि मैं इन दोनों में इसलिए ग्राफ ड्रॉ किया क्योंकि आप जो फॉर्मूला जो रिले जिन ने दिया था वो आप लैम्डा विथ रेस्पेक्ट टू लैम्डा भी निकाल सकते हो एंड आप फ्रीक्वेंसी में भी वो निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो जो आपको जैसा इजी लगे आप वो वैसा करना। तो देखो रिलेजन ने यहाँ पे क्या कहा, जो ब्लैक बॉडी है ना, वो ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी आर द कलेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल। और चार्ज पार्टिकल जो हैं वो चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं, परफॉर्म क्या कर रहे हैं, लीनियर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है ना। तो ऑसिलेशन हो रहा है वहां पे, या फिर बोल सकते हो वाइब्रेशन हो रहा है वो पार्टिकल्स का, और वहां से क्या हो रहे हैं, स्टेशनरी वेव्स जो है वो निकल रहे हैं, ठीक है, इट प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव्स, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एमिट्स हो रहे हैं बोल सकते हो। तो ब्लैक बॉडी की बात करें तो यहाँ पे जस्ट मैं बता दे रहा हूँ बस ऐसे ही। तो यहाँ पे ये पार्टिकल के वाइब्रेशन से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो दिस इज ब्लैक बॉडी, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया। सो ठीक है ना, सो दिस इज ब्लैक बॉडी, ठीक है ना। तो ये ब्लैक बॉडी समझ में आ गया यार। यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल के वाइब्रेशन की वजह से स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उसके उसी को लेके, उसी कॉन्सेप्ट को लेके इसका डेरिवेशन हुआ है, ठीक है। रिले और जिन ने जो है इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, डिराइव किया एक मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो वो क्या होता है, कैसे डिराइव किया, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो फॉर्मूला क्या था, ठीक है, जो उन्होंने दिया था। वो ये फॉर्मूला जो था वो था यू न्यू डी न्यू, मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो रहा है, इन केस ऑफ दिस ग्राफ अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, या फिर हम इसके लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जो फ्रीक्वेंसी के चेंज में एनर्जी कितना चेंज हो रहा है, वो कितना होता है, एन न्यू डी न्यू के टी, ये होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ये कहां से आया है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि ये जो फॉर्मूला, ये जो थ्योरीज जो सब अटेम्प्ट्स बोल सकते हो या थ्योरीज जो है वो सब क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर मतलब बेस्ड है, ठीक है ना, इट बेस्ड ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स। तो यार देखो यू न्यू डी न्यू, ठीक है, इक्वल्स टू एन न्यू डी न्यू के टी। तो ये क्या होता है, अभी एन न्यू डी न्यू क्या होता है, ये बोल सकते हो आप नंबर ऑफ वाइब्रेशन या फिर मोड्स बोल सकते हो, नंबर ऑफ मोड्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ वाइब्रेशन और नंबर ऑफ मोड्स। और केटी जो है वो क्या है, केटी जो है वो है क्या, एक सिंगल वाइब्रेशन के लिए एवरेज एनर्जी ऑफ ए सिंगल वाइब्रेशन, वन वाइब्रेशन का एवरेज एनर्जी जो है वो केटी है। इतना समझ में आएगा फॉर्मूला से, यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यार। ये जो है ये क्या है, नंबर ऑफ मोड्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशन लिख देता हूँ, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। केटी क्या है, एवरेज एनर्जी ऑफ वन वाइब्रेशन, एवरेज एनर्जी ऑफ वन वाइब्रेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया हूं, ठीक है ना, एवरेज एनर्जी ऑफ वन वाइब्रेशन। तो ये चीज होता है यार। तो इसको हमको ये निकालना है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ये निकालेंगे तो हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैं पहले से बता चुका हूं, ब्लैक बॉडी उन्होंने क्या बोला, दैट द ब्लैक बॉडी आर द कलेक्शन ऑफ व्हाट, चार्ज पार्टिकल्स, जो कि क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहा है उनका, ठीक है, और उनसे हो रहे हैं प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। तो स्टेशनरी वेव्स की बात हो रही है, तो क्या होगा, इक्वेशन उनका क्या होगा, ए साइन के डॉट आर कॉस ओमेगा टी। तो यार हमको ये निकालना है, इस चीज से ही निकलेगा,
ठीक है, स्टेशनरी वेव के कॉन्सेप्ट से ये निकालेंगे और यहां से नंबर ऑफ वाइब्रेशंस निकलेगा और उससे जो है फॉर्मूला डिराइव होगा, तो उसका डेरिवेशन भी करेंगे, देखते रहना लेक्चर को, ठीक है ना। आई होप इतना दूर तक समझ में आ गया। ठीक है, ये मैं क्यों लिखा, बिकॉज ऑफ द स्टेशनरी वेव्स, ये समझ में आ गया ना क्यों लिखा स्टेशनरी वेव्स। वहां से ये चीज जो है निकालेंगे, मैं यहाँ से फिर से एक्सप्लेन करूंगा वो चीज को। देखो यहाँ पे, इसको इरेज करने दो पहले। इसको इरेज करने दो पूरा, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना यार। तो हमारा जो फॉर्मूला वो दिए थे वो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहले लिख देता हूँ रिले जीन थ्योरी, ठीक है। जो भी आपका फॉर्मूला था, क्या था, रिले जीन जो थे, ठीक है, लॉ, तो वो फॉर्मूला क्या बताए थे, विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जो क्या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स थे, उन्होंने क्या बताया था, कौन सा फॉर्मूला था, यू न्यू, अभी जो मैंने बताया था, यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन न्यू डी न्यू के टी। तो ये जो एवरेज एनर्जी होता है, केटी जो होता है वो क्या होता है यार, एवरेज एनर्जी ऑफ अ सिंगल वाइब्रेशन। एंड एन न्यू डी न्यू क्या होता है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन या फिर नंबर ऑफ मोड्स बोल सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ मोड्स। तो हमको यही निकालना है, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले से पता है कॉन्सेप्ट क्या है ब्लैक बॉडी का। ब्लैक बॉडी जो है, दिस आर द कलेक्शंस ऑफ चार्ज पार्टिकल जो कि वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन हो रहा है उनका, और वहां से क्या निकल रहे हैं, उन वहां से स्टेशनरी वेव्स निकल रहे हैं। तो यार वेव्स निकल रहे हैं स्टेशनरी वेव, तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू ए साइन के आर कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो हमको ये चीज चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे k क्या होता है, k क्या होता है, प्रोपागेशन कांस्टेंट होता है, r क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। तो अगर मैं k डॉट r निकालूं तो क्या होगा, kx x प्लस ky y प्लस kz z। इस चीज को समझते रहना, कहीं पे भी डाउट आए तो प्लीज कमेंट में बताना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। मेरे चैनल से लेट्स इवैल्यूएट जो मेरा चैनल है वो मेरा ही चैनल है, और उससे मैं आपको जो है रिप्लाई दे दूंगा वहां पे, ठीक है। तो देखो k डॉट r जो है kx x, इतना वो कैसे होता है आपको पता है ना कैसे हो रहा है ये, क्योंकि k जो है प्रोपेगेशन वेक्टर क्या है, kx i कैप प्लस ky j कैप प्लस kz k कैप, ठीक है, kz k कैप, समझ में आया ना। और जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ठीक है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो ये है, ठीक है ना। अगर मैं के जो है, अगर मैं के को ले लूं एज ए रिजल्टेंट, यहां से अगर के स्क्वायर में निकालूं तो क्या होगा यार, के स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर जो है वो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, ये होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे के एक्स के वाई के जेड का वैल्यू क्या होता है, के एक्स का वैल्यू होता है, के एक्स का वैल्यू क्या होता है आपका, के एक्स का वैल्यू होता है एन एक्स पाई बाय ए। सिमिलरली के वाई का वैल्यू क्या होगा, एन वाई पाई बाय ए, ठीक है। के जेड का क्या होगा, एन जेड पाई बाय ए, ठीक है। और आपको प्रोपागेशन कांस्टेंट का वैल्यू पता है क्या होता है, के इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है ना। तो अगर इन वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में, मतलब यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करूं के स्क्वायर में, तो वो क्या होगा, के स्क्वायर, के का स्क्वायर मतलब क्या यार, 2 पाई बाय लैम्डा का स्क्वायर, 2 पाई बाय लैम्डा का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पे, के एक्स का स्क्वायर प्लस के वाई का स्क्वायर प्लस के जेड का स्क्वायर। तो के एक्स कितना है, एन एक्स पाई बाय ए इसका स्क्वायर प्लस एन वाई पाई बाय ए इसका स्क्वायर प्लस एन जेड पाई बाय ए इसका स्क्वायर। तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से अगर मैं देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, तो यहां से हम उसको कॉमन ले सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। तो ये चीज जो है यहाँ से आ गया। तो देखो यार इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर एन एक्स एन वाई एन जेड का यहाँ पे जैसे लिखे थे रिजल्टेंट हुए में, इसको अगर लिखे तो ये क्या होगा, एन स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, ये बाय नहीं है, ठीक है,
यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे और एक लाइन। ओके, लेट मी राइट फर्स्ट। ओके, तो ये 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर, यहाँ पे लिख देना, वेयर एन स्क्वायर इक्वल्स टू एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। तो ये चीज हो गया, एन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। समझ में आ गया ना। तो देखो यार, यहां से हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा को हमको चेंज करना है किसमें, लैम्डा को हम चेंज करेंगे किसमें, फ्रीक्वेंसी में। क्यों, क्योंकि देखो ये जो फॉर्मूला है ना, हमने फ्रीक्वेंसी में लिखा है, ठीक है ना। तो हमको पता है रिलेशन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या होता है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है। c इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है। तो न्यू लैम्डा मतलब क्या, यहां से हम लिख सकते हैं व्हाट, लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, c बाय न्यू, ठीक है। ये न्यू जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लैम्डा जो है 1 बाय लैम्डा के फॉर्म में है, तो यार मैं यहाँ पे 1 बाय लैम्डा निकाल सकता हूँ, जो कि न्यू बाय c निकलेगा। तो यहाँ पे अगर लैम्डा 1 बाय लैम्डा स्क्वायर की जगह पे c बाय लैम्डा में पुट करूं, सॉरी न्यू बाय c अगर पुट करूं, तो ये कुछ ऐसे निकलेगा, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाय c स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं, इतना बताओ, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 बाय लैम्डा की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया न्यू बाय c, तो वो हो गया न्यू स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मैं n स्क्वायर निकाल सकता हूं, कितना होगा n स्क्वायर, यहां से कितना होगा, n स्क्वायर जो होगा कितना होगा, n स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाय c स्क्वायर इनटू क्या होगा, ये उस साइड जाएगा और क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर होगा, और ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, और n स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आ जाएगा कितना, 4 न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, n इज इक्वल टू कितना होगा, 2 न्यू ए बाय सी। तो यहाँ पे आपको n का वैल्यू मिल गया आपको, ठीक है, n का वैल्यू जो है मिल गया। तो हमको क्या निकालना है यार, हमको ये निकालना है नंबर ऑफ मोड्स या फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशन आप बोल सकते हो, ये चीज जो है हमको चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, तो यहाँ पे n को हम अब क्या लेंगे, जो ब्लैक बॉडी हमने लिया था, और ये हम क्यों निकाल रहे हैं आपको पता है ना, ठीक है ना। हमको ये चीज चाहिए, ठीक है ना। और ये चीज क्यों चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला निकाल रहे हैं किसके लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ है ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना। तो उसको हमने क्या लिया था, ब्लैक बॉडी को हमने क्या लिया था, ब्लैक बॉडी जो था वो कलेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल था, ठीक है। तो हमने n क्या है यहाँ पे, हम n को क्या लेंगे, देखो जो वहां पे जो पार्टिकल था ना, उसको हम क्या लेंगे, n इज द रेडियस ऑफ दैट पार्टिकल। इफ पार्टिकल को हम कंसिडर करेंगे एक स्फीयर, तो वो n जो है उस स्फीयर का क्या है, रेडियस है। सो दिस n इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, एंड वो मतलब वो जो पार्टिकल होगा जिसको कि हम स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं और जिसका रेडियस n है, वो क्या हो रहा है, वो अकेले नहीं है, ठीक है ना। उसके आसपास भी बहुत सारे और भी पार्टिकल्स हैं, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कलेक्शन ऑफ पार्टिकल हमने कंसीडर किया है। तो यार देखो, वो उनके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे जब हम मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालेंगे या फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशन निकालेंगे, तो क्या होगा, 1/8 ऑफ इट्स वॉल्यूम होगा। अगर पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हम मोड्स निकाल रहे हैं या फिर मोड ऑफ वाइब्रेशन निकाल रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ वाइब्रेशन निकाल रहे हैं, तो 1/8 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि 1/8 क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अपने जैसे पार्टिकल्स जो हैं उनके उसके चारों ओर 8 ऐसे और पार्टिकल हैं, और वो उन पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए 1/8 हम करेंगे ऑफ वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर, तो हमको क्या मिलेगा, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए जो है नंबर ऑफ मोड्स मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, चीज को समझने की कोशिश करो, इसीलिए हमने ये n निकाला है, ठीक है। ये जो चीज भी हम कर रहे हैं, हम मोड्स निकालने के लिए कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोड या फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशन निकालने के लिए कर रहे हैं। और वो कैसे निकलेगा, अगर हम 1/8 इंटू उस स्फीयर का, उस पार्टिकल का वॉल्यूम अगर हम लेंगे, ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में हमको क्या मिल जाएगा, मोड मिल जाएगा, ठीक है। और जब हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो सो रेडियस विल बी दिस, ये जो है ये रेडियस होगा उसका, ठीक है। हमने इसको रेडियस कंसिडर किया, समझ में आ गया ना, मतलब उन्होंने किया जब डिराइव कर रहे तो यार इसको इरेज करना पड़ेगा आई थिंक। तो देख लो, इतना दूर तक समझ में आ गया ना, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, नहीं यहाँ पे नहीं करेंगे, इस साइड में लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो इस साइड में करते हैं उसको यार। देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया, n का वैल्यू हमको मिल गया जो कि रेडियस है, ओके। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोड की बात करूं, नंबर ऑफ
वाइब्रेशन लिखता हूं, ठीक है। तो वो क्या होगा, मैं बताया था 1/8 ऑफ वॉल्यूम ऑफ दैट पार्टिकल जिसको हमने स्पीयर कंसीडर किया है। तो वो क्या होता है, कंसीडर क्या, वो स्पीयर ही तो होता है ना पार्टिकल, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा 4, ठीक है, क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर जो होता है वो रेडियस होता है, तो हम यहाँ पे एन क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रेडियस जो है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जगह मतलब वैल्यू पुट करते हैं 1/8 4/3, ठीक है, पाई एंड एन का वैल्यू जो है क्या है 2 न्यू ए बाय सी, 2 न्यू ए बाय सी का क्यूब। समझ में आया ना। अभी क्या होगा ये 1/8 4/3 पाई 2 का क्यूब 8 न्यू क्यूब ए क्यूब बाय सी, 8 8 कैंसल आउट 4/3 पाई, ओके पाई ही रहेगा, ओके पाई क्या होगा यहाँ पे 8 कैंसल हो चुका है, न्यू क्यूब ए क्यूब बाय सी। तो ये चीज क्या निकला हमारा, ये जो निकला अभी ये क्या निकला हमारा, नंबर ऑफ मोड्स निकला, ठीक है। तो यही तो है ना, यही निकाल रहे हैं ना हम, एन न्यू डी न्यू ही निकाल रहे हैं ना ये। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन न्यू डी न्यू इज इक्वल टू व्हाट, दैट 4/3 पाई न्यू क्यूब ए क्यूब बाय सी। लेकिन यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, ये जो चीज है ना ये रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक स्टेट के लिए निकाला और हमारा 2 स्टेट्स हैं, क्योंकि हम जो स्टेशनरी वेव्स की बात कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल स्टेट होता है, एक वर्टिकल वेट मतलब वर्टिकल स्टेट होता है। तो यहाँ पे इस चीज में हमको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमको क्या करना पड़ेगा, 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा एक्चुअल आंसर कितना होगा, एक्चुअल आंसर जो है वो होगा क्या 8, ठीक है, 8 2 मल्टीप्लाई किया उसके साथ 8/3 पाई न्यू क्यूब ए क्यूब बाय सी इज इक्वल्स टू एन न्यू डी न्यू। समझ में आया ना। और अगर हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं न्यू डी न्यू, ठीक है ना, न्यू डी न्यू। उसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, एन न्यू डी न्यू इज इक्वल्स टू 8 पाई ए क्यूब न्यू डी न्यू बाय सी। क्योंकि अगर इसका आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया न्यू क्यू बाय 3, तो 3 3 कट जाएंगे, तो ऐसे हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है ना। तो आई होप यार ये आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज दैट लॉ, ठीक है। सी, ओके सॉरी यहाँ पे एक चीज छूटा हमारा, यहाँ पे नीचे क्यूब था, ठीक है ना, ये नीचे जो है क्यूब था, तो ये क्यूब होगा, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर यार। तो ये 8 पाई ए क्यूब न्यू डी न्यू बाय सी क्यूब, समझ में आ गया ना। सो दिस इज दैट लॉ जिसको क्या हम कहते हैं व्हाट, विंस डिस्प्लेसमेंट, विंस नहीं, रिलेशन लॉ। तो ये होता है रिलेशन लॉ, ठीक है ना। ये जो चीज है यहाँ पे लास्ट में जो निकला, दिस इज द रिलेशन लॉ। और ये किस किस मतलब किस हद तक जो है एक्सप्लेन किया ब्लैक बॉडी को, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखो इसने जो है बताया लॉ को हाई वेवलेंथ के लिए, या फिर बोल सकते हो हाई वेवलेंथ के लिए, मतलब क्या फ्रीक्वेंसी लो होगा या हाई होगा, लो फ्रीक्वेंसी के लिए या फिर हाई वेवलेंथ के लिए, ये जो है अच्छे से बता रहा था। और यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी जो है उसका कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूं मैं यार, ये समझ में आ गया आपको, ये चीज जो है वही मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बता देता हूँ छोटा सा ही ग्राफ करके। तो ये जो ग्राफ है ना, अगर मैं ड्रॉ करूं, फ्रीक्वेंसी के लिए भी कर सकते हो या फिर वेवलेंथ के लिए भी कर सकते हो, देखो। और इसको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में चेंज कर सकते हो, यू नो द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन, ओके। सो देखो चीज क्या है यहाँ पे, सिंपल सा चीज क्या है, वो है हमने जो भी ग्राफ था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, वो ग्राफ तो आपको पता ही है ग्राफ क्या था, कैसा कुछ होता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने विंस लॉ की जब बात की तो उसने क्या किया, स्मॉल वेवलेंथ के लिए वो एक्सप्लेन अच्छे से कर पा रहा था, ठीक है, बट हायर वेवलेंथ के लिए वो अनेबल था एक्सप्लेन करने के लिए। और जो
रिले जिन होते हैं वो क्या करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी या फिर हाई वेवलेंथ के लिए ये अच्छा एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, देखो मैं ग्राफ के बारे में बताने जा रहा हूँ अभी। तो ग्राफ में क्या कुछ दिक्कत था एक्सपेरिमेंटली, और मतलब हमारा जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन था उसके साथ जो भी इसका निकल रहा था फॉर्मूला के बेस में, वो क्या फॉल्ट था, क्या कुछ था। देखो यहाँ पे, देखो जो ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ हो गया। तो ग्राफ में क्या होता था, हमारा कुछ इस तरह से ऑब्जर्वेशन निकलते थे। ठीक है ना, कुछ इस तरह से, मैं दो ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है ना, कुछ इस तरह से जो है ऑब्जर्वेशन निकलते थे। टेम्परेचर T1 T2, ये लामड़ा लामड़ा वन ले सकता हूँ। ठीक है, ई लामड़ा ले लो या यू लामड़ा, कुछ भी ले लो। ठीक है ना, सो दिस इज दैट। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा जब हम लामड़ा की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, कुछ वैल्यू तक वो पिक तक पहुंच जाता है, सॉरी पिक तक पहुंच जाता है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी होता है, फिर डिक्रीज होता है। लेकिन इस फॉर्मूले से क्या होता है, वो ऐसा नहीं होता, वो डिक्रीज नहीं होता। अगर लैम्डा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इतना दूर तक इंक्रीज हुआ, तो ये देखो मैं अभी फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, फॉर्मूला में क्या होता है, यहाँ पे अगर लैम्डा है, लैम्डा की बात करें एंड ये एनर्जी है, तो ये चीज जो है ना, ये इंक्रीज हुआ 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 हुआ, तो लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू जब पहुंच गया ये, ठीक है, लैम्डा के मैक्सिमम वैल्यू में इसको क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, फर्दर लैम्डा का वैल्यू अगर हम इंक्रीज करें तो क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, कर्व जो है एनर्जी का जो कर्व है वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन मैथमेटिकली जो ये फॉर्मूला निकला था, उसमें क्या होता था, ये ऐसा इंक्रीज ही होता था, मतलब डिक्रीज नहीं होता था, फिर ऐसा कुछ इस तरह से जाता था, जिसको कि क्या कहा जाता है, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, अल्ट्रा वायोलेट कैटास्ट्रोफी कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे समझ में आया फॉल्ट क्या था। यहाँ पे लैम्डा का फर्दर इंक्रीज जब होता है, तो हमारा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन जो बोलता है वो क्या होता है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन बोलता नहीं, जो हमको मिलता है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से, वो ये था कि वो फिर वहां से डिक्रीज हो जाए एनर्जी, ऐसे कर्व आ जाए। लेकिन यहाँ पे नहीं होता, ये मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन था उससे नहीं होता। तो ये कुछ इस तरह से फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, तो जिसको अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी कहा जाता है। तो यार आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट में बताना कि कहाँ पे आपका दिक्कत हुआ, डाउट हुआ। ठीक है ना, कहीं पे भी अगर दिक्कत होता है तो मैं ट्राई करूंगा, मेरा पर्सनल जो यूट्यूब चैनल है उससे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड दिस इज ऑल यार, दिस इज इट। ये जो थ्योरीज ऑन ब्लैक बॉडीज था वो उसके बारे में था, दो थ्योरीज में के बारे में बताया मैंने, विन्स रेडिएशन लॉ एंड रिलेशन लॉ। ठीक है, और विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर पे बता दिया है। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो जाके देखो उस लेक्चर को, क्योंकि उस लेक्चर के बिना ये लेक्चर समझने में थोड़ा दिक्कत होगा आपको। तो दिस इज इट यार, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय।